हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पेपर वन। और पेपर वन में जैसा कि मैंने पहले ही बताया सिलेबस में, ये पेपर वन के सारे 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स। तो आज हम सबसे पहला यूनिट करेंगे और ये जून 2024 का जो नेट एग्ज़ाम है उसका फर्स्ट पेपर के लिए है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें जो 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक्स में सबसे पहला हमारा शिक्षण अभिवृद्धि या अभिक्षमता। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही दिखा दिया है, ये इसका सिलेबस है, 10 यूनिट्स पूरा देखिए। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शिक्षण अभिवृद्धि या अभिक्षमता, ये सबसे पहला यूनिट का है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा है शिक्षण अभिवृद्धि या अभिक्षमता में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो इसमें यहाँ पे ये अलग से ये इसका की पॉइंट अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये दिया हुआ है। जैसे शिक्षण, क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कितने टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है शिक्षण अभिवृद्धि में, उसका मेन कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक है। तो आज का वीडियो में हम लोग सबसे फर्स्ट पार्ट में शिक्षण का टॉपिक क्लियर करेंगे और ये हम लोग पूरा एक ही दिन में कंप्लीट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। पर ये 6 वीडियो में मैं करूँगी, छोटे 6 वीडियो में होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी मैं बस इसलिए इसको ये कर रही हूँ ताकि वो सारे अपने मतलब एक अच्छा से रहे। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो के कारण मतलब अच्छा क्वालिटी भी नहीं रहेगा और समझने में भी दिक्कत होगा। तो ये पूरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे, ये 6 पार्ट में मैं बताऊंगी। पहला है शिक्षण, दूसरा शिक्षार्थी की विशेषताएं, फिर शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली। ये मैं पूरा 6 वीडियो में 6 पार्ट में लाऊंगी इसको। तो आज जो सबसे पहला हमारा है वो शिक्षण है। सबसे पहला जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो हमारा है शिक्षण। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि शिक्षण का क्या अर्थ है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आज की वीडियो में मैं पूरा शिक्षण कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। ठीक है, तो शिक्षण का क्या अर्थ है, तो शिक्षण मानवीय मूल के विकास पर बल देता है। शिक्षण क्या है, मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। जैसा कि इसका कहना है कि शिक्षण जो है मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। ये हमारे जो विकास है, हमारे जो मनुष्य के जीवन का विकास है, उस पर बल देता है, क्योंकि ये क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप, मतलब कि सामने सामने बैठ के जब हम लोग टीचर हमें पढ़ाते थे, या अभी भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर हमारे सामने में क्वेश्चन आंसर करते हैं, हमें समझाते हैं, डिस्कशन होता है, तो ये प्रत्यक्ष वार्तालाप है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होती है। ठीक है, ये मतलब लोगों के साथ में सामाजिक स्तर पे हम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं शिक्षण में। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। शिक्षण का एक दूसरा रूप हम लोग विद्यालय के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षण का एक दूसरा रूप हम लोग विद्यालयी उपकरण के रूप में देख सकते हैं, यानी हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, उसके रूप में हम लोग शिक्षण को देख सकते हैं। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। ठीक है, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना भी है। यानी कि आजकल का जो हमारा माहौल है, इसमें ये नहीं है कि आप शिक्षा ज़बरदस्ती किसी का मस्तिष्क
मस्तिष्क में आप डाल सकते हो, किसी के दिमाग में। इसका क्या है कि आप विद्यार्थियों को अधिगम मतलब सिखा करके, उन लोगों से करवा करके और उनके जो गतिशीलता है वो सीखने की, उसमें वृद्धि लाना है। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं जो एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं। शिक्षण के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये 3 पक्ष क्या है? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक के कितने तत्व हैं या पक्ष हैं? तो 3 है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी नवीन ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्या है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीनों क्या है? शिक्षण के पक्ष है। और जो शिक्षण के द्वारा जो है विद्यार्थी एक ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है, कोई भी नवीन ज्ञान। अब यहाँ पे कुछ लोगों के कथन है कि किसने क्या बोला है शिक्षण के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्लार्क, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। क्या है? ये सब आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। कोई भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जो हमें मतलब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो शिक्षण है। बीओ स्मिथ जी बोले हैं, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। मतलब अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने को जो अभिप्रेरित, हम लोगों को जो प्रेरित करता है सीखने के लिए, वह क्रिया क्या है? शिक्षण है। NL पेज का कहना है कि शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान मतलब कला मतलब कि अनुभव पर आधारित, और विज्ञान मतलब क्रमबद्धता पाई जाती है। ये किसका कहना है? NL पेज का, ठीक है। शिक्षण की अवधारणा। अब शिक्षण की क्या अवधारणा है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको पहले देखते हैं, ये सर्कल में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। क्या? जैसे हमारा यहाँ पे सर्कल में क्या है? शिक्षण और अधिगम है। तो शिक्षण और अधिगम जो है एक दूसरे के पूरक हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ये शिक्षण और अधिगम एक ही साथ में है, लेकिन ये कितना कुछ यहाँ पे प्रभावित कर रहा है इनको, या किस तरह से इसमें इन सब कक्षा का, विद्यालय का, समाज का, सभी का योगदान है शिक्षण में। ये केवल एक अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग नीचे देख सकते शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है। शिक्षण की संपूर्ण जो प्रक्रिया है एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है, जिसके 3 घटक हैं, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम। मैंने पहले ही बोला। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक क्या है? दूसरों को पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये मतलब किसी दूसरे को कुछ भी समझाना या पढ़ाना, आप उसको क्या बोल सकते हो? तो शिक्षण की प्रक्रिया है। शिक्षक दूसरों को पढ़ाते हैं। प्रशिक्षित, ट्रेंड करते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं। हमने बोलते हैं ना कि मैं इस चीज़ में ट्रेंड हूँ, मतलब प्रशिक्षित हूँ, उसका प्रशिक्षण ले चुका हूँ। उन्हें अनुदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, ठीक है। ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों की संज्ञानात्मक संरचना, किसी के मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना में बदलाव लाने के लिए निष्पादित होती है। क्या है? ये सभी उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। मतलब कि क्या? शिक्षण की प्रक्रिया में जो पढ़ाना है, ट्रेंड करना है, इंस्ट्रक्शन देना है, तो ये जो है उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं जो पढ़ाए जा रहे लोगों को संज्ञानात्मक संरचना, मतलब कि किसी का जो मस्तिष्क का ज्ञान की संरचना है उसमें बदलाव ला सकता है। समझे? क्या 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 चीज़ बदलाव ला सकता है? तो टीचिंग, पढ़ाना, उनको ट्रेंड करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, तो ये हमारे जो बच्चे हैं या जिनको हम पढ़ा रहे हैं उसके संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि उनके मस्तिष्क के ज्ञान की संरचना में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि पढ़ाना, प्रशिक्षण और अनुदेशन अपने अर्थ में काफ़ी भिन्न है, ठीक है। अगर हम लोग इसका एकदम मेन पॉइंट अगर दिखाते हैं कि पढ़ाना, प्रशिक्षण या इंस्ट्रक्शन, ये सब अगर हम लोग इसका अर्थ निकालें तो ये भिन्न है, परंतु यहाँ पे ये एक ही काम करते हैं, हमारे दिमाग को शिक्षण के द्वारा बदलने का।
प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रशिक्षण मतलब कि जैसे मान लिया अगर हमें सिलाई करना है तो हम सिलाई सेंटर जाते हैं, वहाँ पे कोई हम लोगों को उसको सिखा रही है तो वह प्रशिक्षण है। तो हम लोग को क्या कर रही है, किसी चीज़ के लिए ट्रेंड कर रही है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ठीक है, जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। जाहिर सा बात है, आप कुछ भी सीख रहे हो तो आपको महीने 2 महीने, अगर बड़ा कोर्स है आप अभी यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, तो जाहिर सा बात है 2 साल 4 साल आप उतना टाइम तो उस चीज़ को सीखने में दे रहे हो ना। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो इसे नहीं जानते, ठीक है। वही बात है, प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे को या अपना ज्ञान आप किसी व्यक्ति को बता रहे हो, उसे सिखा रहे हो, समझा रहे हो। प्रशिक्षण का मतलब ही यही है कि आप किसी दूसरे को कुछ सिखा रहे हो, प्रशिक्षित कर रहे हो आप किसी। फिर यहाँ पे अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन को अक्सर शिक्षण के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षण, जैसे कि शिक्षण प्रशिक्षण दोनों हम लोग देख लिए, अब इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो उसका पर्याय के रूप में, यानी पर्याय मतलब शिक्षण का ही दूसरा रूप अगर बोल सकते हो तो आप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन व्यापक अर्थ में अगर हम इसका मेन अर्थ निकाले, मुख्य अर्थ, तो इसका संबंध शिक्षा के बजाय कौशल के विकास से ज़्यादा होता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे शिक्षण के अलावा अगर हम देखें तो कौशल के विकास से, कौशल मतलब किसी भी विद्यार्थी का जो गुण है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर प्रशिक्षण और अनुदेशन की विपरीत शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष से सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे कि प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत जो शिक्षण, अगर हम लोग देखें, क्या हम लोग 3 चीज़ देखे थे, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन। तो प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत जो शिक्षण है वो एक ऐसा मतलब ऐसा एक माहौल बनाता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष जो है उसका विकास हेतु जो पूर्ण मतलब क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए उसको, उसकी पूरी क्षमता या उसका पूरा कार्यभार संभालने में मदद करता है। शिक्षण एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसके विकास हेतु उस पर बल दिया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है, ठीक है। शिक्षण में ये नहीं कि केवल आप पढ़ रहे हो वही, इसमें हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास शामिल है। शिक्षण विद्यार्थियों में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों की एक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, विद्यार्थियों में परिवर्तन लाने वाली, मतलब ये नहीं कि कोई गलत है, शिक्षण है तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परिवर्तन होगा। हालांकि प्रशिक्षण अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। क्या है, प्रशिक्षण अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होता है, लेकिन इन सभी के माध्यम से एक केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में विद्यार्थियों में अधिगम संपन्न होता है। किसके माध्यम, प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण भले ही भिन्न है लेकिन इनके माध्यम से इनका एक केंद्रीकरण के द्वारा विद्यार्थियों में क्या होता है, अधिगम मतलब सीखना संपन्न होता है। शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगी जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेंगे, ठीक है। टीचर का ये लक्ष्य होना चाहिए कि आप कुछ अगर बता रहे हो तो उसका परिणाम हो कि बच्चे कुछ सीखें। शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करता है। जैसे हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो हम देखते थे कि साइंस का क्लास अगर हो रहा है तो
उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब पढ़ते थे तो सर हम लोगों से लेंस मंगवाते थे और हम लोगों से खुद करवाते थे। बहुत सारे जो काम होते थे या बहुत सारी जो गतिविधियाँ थी वो हमें खुद ही करके दिखाते थे सर, सामने अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल के रूप में। तो ये वही चीज़ है कि शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करते हैं, जैसे कि गद्यांश को पढ़ाना, विद्यार्थियों के लिए रचना लिखना इत्यादि। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा आगे का पॉइंट है शिक्षण की प्रकृति। क्या नेचर क्या है हम लोगों का टीचिंग का, या क्या नेचर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बस इसमें ये चीज़ है। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है शिक्षण। क्या है शिक्षण? एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। ठीक है, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों का अभिप्रेरणा रहता है, अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्या है? शिक्षण में शिक्षक की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। ठीक है, क्या चीज़ है? जब हम लोग शिक्षण की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करते हैं तब हम लोग को शिक्षण की जो नेचर है, उसका प्रकृति जो है, उसके बारे में पता चलता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। सबसे पहला है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण का नेचर अगर हम लोग देखें तो क्या है? ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय मतलब शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला है। किसने? मनोवैज्ञानिक है एक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य चर्चा शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्य चर्चा शिक्षण। ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा जो है, ये 3 ध्रुव हैं किसके? शिक्षण के। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष शिक्षण, उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। ये किसका है? B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष क्या है? तो शिक्षण, उद्देश्य, शिक्षण के अनुभव, उद्देश्य, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये किसके अनुसार है? तो ये B.S. ब्लूम के अनुसार है। अब है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। किन्होंने कहा है? N.L. पेज ने कहा था। ठीक है, N.L. पेज ने बोला। हाँ, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं उधर चली गई। कौन है? N.L. पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। क्या है? कला व विज्ञान दोनों है। कैसे हम लोगों ने कहा? कला मतलब कि कला का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे कला का अर्थ है अनुभवों पर आधारित। ठीक है, और विज्ञान का अर्थ है कि क्रमबद्धता। ये नहीं कि वो रुका हुआ है, वो आगे अग्रसित है। अब है शिक्षण अनुभवों पर आधारित है। यही एक कला का मतलब अनुभवों पर आधारित है, इसलिए कला है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कला कहेंगे। और शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष के महत्व को दर्शाता है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? टीचिंग इज एन इंटरएक्टिव प्रोसेस। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। ठीक है, अंतः प्रतिक्रिया मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में डिस्कशन होना, बात होना।
शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। तो शिक्षण निर्देशन के 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित है। ये 6E+S एक ऐसा मतलब अगर आप बोला जाए तो प्लान बनाया गया है टीचर लोगों के लिए, जिसके माध्यम से आप बच्चे को जब पढ़ाते हो तो वो इस माध्यम से आप पढ़ाओ, या ये चीज़ आप लोगों में होना चाहिए, ये प्रारूप बनाया गया है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कितने 6E+S जो प्रारूप है ये कैसा काम करता है और ये क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है संलग्नता यानी इंगेज, अन्वेषण यानी एक्सप्लोर, व्याख्या एक्सप्लेन, विस्तृत इलाबोरेट, मूल्यांकन इवेलुएट, विस्तार एक्सटेंड, मानक स्टैंडर्ड। ये आया हुआ था, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ था और इसमें दिया हुआ था कि सबसे पहले कौन होगा, इसका क्रमबद्ध से सजाने के लिए बोला गया था। जैसे कि इलाबोरेट ऊपर था, इवेलुएट भी सेकंड में था, इस तरह से करके पूरा इधर उधर था, इसको अच्छे से करना था। ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारे शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया के लिए एक प्रारूप बनाया गया है और ये विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के साथ जो कैसा उन लोगों का क्या प्रारूप होना चाहिए पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए, वो ये प्रारूप बनाया गया है। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण क्या है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया गया है। सही बात है, आज हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी हम लोगों ने बनाया है। कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाए जाते हैं और पढ़ाई के बाद हमारा एक मोटिव होता है कि हाँ चलो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम जॉब करेंगे, तो ये जाहिर सी बात हमारे आजीविका का भी साधन बन गया है। शिक्षण स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटेंशनल प्रोसेस। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। सही है, इसके बहुत सारे उद्देश्य है। जैसे कि देखो, मान लिया कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो वो उसका उद्देश्य है, कोई पढ़ रहा है तो पढ़ना उसका उद्देश्य है, कोई पढ़ के जॉब पाना चाह रहा है उसका उद्देश्य है, कोई पढ़ के समाज सेवा करना चाह रहा है उसका उद्देश्य है, कोई पढ़ के कमाना चाह रहा है, कोई मतलब बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सही बात है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उन्हें मतलब उनके जो व्यवहार है उसमें अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। आप देखना, आप जब छोटे हो, आप बच्चों दूसरे बच्चों को छोड़ आप खुद अपने बारे में याद करो। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बहुत मतलब बोलो तो आप जिद्दी वाला स्वभाव होता है, या थोड़े बदमाश होते हैं, तो स्कूल नहीं जाना चाहते या फिर कुछ बात नहीं कर, मतलब हर एक चीज़ में अड़ियल जैसा रहते हैं। बट आप देखो कुछ टाइम स्कूल अगर वो जाते हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 6 मंथ भी अगर देख लो तो उसमें बहुत ही एक अलग उन लोगों में विकास का प्रक्रिया आप देख सकते हो। तो वो क्या करता है, हमारे जो संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक जो पक्ष है उसके विकास का कार्य करता है शिक्षण। उसमें एक शक्ति है जो हमारी
हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के जीवन स्तर को विकास की ओर ले जाती है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठ्य चर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण क्या है? तार्किक प्रक्रिया। मतलब टीचिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। मतलब विद्यार्थी या विषय वस्तु का तथा पाठ्य चर्चा का विश्लेषण तार्किक मतलब लॉजिकल आधार पर ही किया जा सकता है ना, कि विद्यार्थियों की विषय वस्तु या उसका एक लॉजिक होना चाहिए। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कहीं पे। तो इसमें क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम अपना विद्यालय जाके ही पढ़ाई करते हैं। आपका अगर वैसा इन्वायरमेंट है, घर में भी आप सीख सकते हो, आप खेलने गए हो, बाहर निकले हो, आप कहीं पे भी शिक्षण जरूरी नहीं है कि एक बस एक ही स्थल पे प्राप्त किया जा सकता है, एक ही स्थान पे प्राप्त किया जा सकता है, आप एक ही जगह से उसे ले सकते हो। आप हर जगह कुछ सीख सकते हो। सीखना, आप कहीं भी कुछ सीख सकते हो। ये चीज़ यहाँ इसका कहना है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रिया से हम लोग शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ थेराप्यूटिक प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। हाँ, ये सही है। फिर शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। मान लो कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, जैसे मैं हूँ। मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ, 1 मिनट। तो शिक्षण क्या है? अगर हम लोग देखें कि आप अगर एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, तो अगर आपका लैंग्वेज, आपके टीचर अगर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या उर्दू में पढ़ा रहे हैं, या तो फिर आप अगर कोई दूसरे लैंग्वेज की हो और आपका जो टीचिंग लैंग्वेज है वो अलग है, तो जाहिर सा बात है कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अगर गांव के माहौल से हो, तो आप इससे अपने आप को जोड़ सकते हो, आप कनेक्शन फील कर सकते हो। जैसे मैं खुद एक गांव का माहौल से हूँ, तो वहाँ पे हमारा जो लैंग्वेज है वो अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो बच्चे जाहिर सा बात है उससे ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि वो उनका क्या है, अपना लैंग्वेज है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों या सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। जाहिर सा बात है, अगर बच्चा आपका लैंग्वेज समझ रहा है तब वो आपसे बात कर पाएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत मतलब ये होता है ना कि उनको थोड़ा बोलने में या हिचकिचाहट होती है। वो बच्चे हैं, आप कितना कितना वो अपने आप को ये कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि हाँ, बच्चों में भाषा जो है, भाषा का एक बहुत बड़ा रोल है शिक्षण में। ठीक है। कैसे है वो भी मैंने दिखा दी है कि कैसे एक भाषा शिक्षण में बहुत बड़ा रोल निर्भर करती है, बहुत बड़ा योगदान निर्भर करती है। क्योंकि भाषा से आप एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज आप जो समझ रहे हो उस लैंग्वेज से अगर बच्चे से बात करोगे, बच्चा जो लैंग्वेज समझ रहा है उस लैंग्वेज से, तो जाहिर सा बात है वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट रहेगा, ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा अच्छा अपना योगदान दे पाएगा। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती है। ये सही बात है। आप सीखना कभी छोड़ सकते हो, रुक सकता है? कभी नहीं। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। जीवन में सीखना आप हर एक मुड़ाव पर कुछ न कुछ आप सीखते हो, चाहे वो कोई भी पहलू हो, आप कुछ भी करो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग का ही फील्ड का ज्ञान प्राप्त करो, वही नहीं है। आप हर एक अनुभव से, अपने गुण से कुछ न कुछ आप सीखते हो।
अब है शिक्षण के उद्देश्य। क्या है शिक्षण के उद्देश्य? तो उद्देश्य के हम लोग देखते हैं, इसके कितने उद्देश्य हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए थोड़ा मैंने लेट हो गई। तो शिक्षण के उद्देश्य को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं और इसके कितने प्रकार और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अब हम उस पे आते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना। ठीक है, सामाजिक और मानवीय मूल्य है उसको विकसित करना शिक्षण के उद्देश्य में एक है। शारीरिक और मानसिक विकास शिक्षण के उद्देश्य में से एक है। एक मिनट। आध्यात्मिक व नैतिक विकास ये शिक्षण के उद्देश्य में है। परिस्थिति के अनुकूल, ठीक है, परिस्थिति के अनुकूल शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीवकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, भौतिक व चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास। जैसे कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास यानी संस्कृति के भी विकास पे हम लोग जोर देते हैं। परिस्थिति के अनुकूल भी कैसे आप लोगों को क्या रिएक्ट करना है, ये हमारी शिक्षा का ही एक भाग है। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों के साथ में जब हम लोग अपना एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमारे विद्यालयी वातावरण को भी अच्छा बनाती है और आपको एकजुटता का भी एक शिक्षा देती है। जीवन को पूर्णता व व्यापकता का प्रदान करना है, मतलब आप जब कुछ सीखते हो तो जीवन को पूर्णता और व्यापकता की ओर लेकर जाता है। जीवकोपार्जन मतलब आप उसके बाद बहुत अपने जीविका चलाने के लिए उसके थ्रू आप शिक्षण के थ्रू कैसे रोजगार पाते हो। फिर ज्ञान की समृद्धि, ज्ञान तो हमारा बढ़ता ही है। बौद्धिक व चरित्र निर्माण, बुद्धि के साथ साथ हमारे कैरेक्टर का भी निर्माण होता है, आप अपना एक अच्छा व्यक्तित्व बना पाते हो। आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास, ये सब किसके उद्देश्य हैं? तो ये सारे शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब है शिक्षण की विशेषताएं। ये सारे उद्देश्य थे, अब इसकी विशेषताएं में हम लोग देखते हैं। प्रगतिशीलता मतलब डेवलपमेंट। विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी और शिक्षक का एक दूसरे के प्रति सहयोग। विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, ठीक है, विद्यार्थी क्या कार्य कर रहा है उसकी क्रियाशीलता कैसी है। संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति। प्रभावी नियोजन, कैसा प्लान कर रहा है। लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल। उत्तम विधियों पर आधारित। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार। सहानुभूति एवं दया पर आधारित। निर्देशात्मक, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध। निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान शिक्षक। दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में, यानी कि इसकी विशेषताएं अगर शिक्षण की है तो उसकी डेवलपमेंट और विद्यार्थी और शिक्षक का एक जो बॉन्डिंग होता है वो हमारे बच्चे या विद्यार्थी की कैसी सहभागिता है, उसकी स्थिरता या उसका क्या प्रतिक्रिया है वह उस स्थिति को जानना। प्रभावी उसका नियोजन यानी क्या प्लान है। लोकतांत्रिक आदर्शों के लोकतंत्र के जो हमारे आदर्श हैं, हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है जैसा जानते हो, तो उसके अनुकूल कैसे आपकी शिक्षा आपको सिखाती है कि आप कैसे रहो। उत्तम विधियों पर आधारित, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का आपका व्यवहार है क्या है कक्षा में वो देखना। सहानुभूति या दया पर आधारित आपकी कैसी विशेषताएं हैं। निर्देशात्मक, कैसे आप कोई निर्देश को कैसे आप देखते हो, कैसे आप लेते हो। विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध। निदानात्मक, कैसे आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग। अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और शिक्षक दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका, ठीक है। अब है शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग, कितने प्रकार के शिक्षण हो सकते हैं। तो शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के, जैसे शासन व्यवस्था के आधार पर,
तीन प्रकार के शिक्षण है। कौन कौन से? तो निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। कितने शिक्षण है? शासन के आधार पर शिक्षण कितने हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षण के कितने प्रकार हैं। तो एक है हमारा शासन के आधार पर शिक्षण, दूसरा है हमारा अधिगम पर आधारित शिक्षण, फिर है शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, और है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर और क्रियाओं के आधार पर। ठीक है, तो इतने प्रकार से हमारे शिक्षण के प्रकार को डिवाइड किया गया है। और सभी में कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार को वर्णित किया गया है। जैसे शासन व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के शिक्षण हैं। एक निरंकुश शिक्षण, यानी शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है। जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन होता था। जैसे कि कोई राजा है, उसके इच्छा के अधीन आप कैसे शिक्षण ग्रहण करते हो, वो हो गया निरंकुश शासन शिक्षण हो गया। ठीक है, फिर है लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक ना होने के कारण संभव नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली शिक्षण यानी कि जनता, यानी अभी आप अगर बोल दो कि नहीं मुझे तो पढ़ना नहीं है, मैं घर से ही पढ़ूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं ऑनलाइन ही क्लास करूंगा, तो इस टाइप का जो शिक्षण है उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण, जो कि संभव नहीं हो सकता। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, आज हम लोग यही शिक्षण ग्रहण करते हैं, जिसमें कि हमारे शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अभी जो शिक्षण विधि चल रही है, सरकार एक बनाया हुआ है या बनाए हुए हैं सॉरी, कि आप लोगों को इसके अंडर में आके आपको इस तरह से पढ़ाई करना है, और हम लोग विद्यार्थी वही स्वरूप के अंडर में अपना शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भारतीय शिक्षण पद्धति यही है। अधिगम स्तर पर आधारित जो शिक्षण है वो क्या है? स्मृति स्तर पर शिक्षण, अवबोध स्तर पर शिक्षण और विमर्शी स्तर पर शिक्षण। ये क्या है? अधिगम स्तर के पर आधारित। अधिगम यानी सीखने के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो कितने प्रकार के शिक्षण हो सकते हैं? तो 3। तो स्मृति स्तर पर शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखता है, उसे समझा नहीं सकता। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताते जाऊँ कि हाँ स्मृति पर आधारित शिक्षण, उसके बाद इतना पढ़ दिया छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? स्मृति पर आधारित शिक्षण। इसको आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये रटने तक ही आधारित है। ठीक है, बस आप उसको रट रहे हो, ठीक है, रटने तक ही सीमित है। तो ये शिक्षण जो है वो स्मृति पर आधारित शिक्षण के रूप में आएगी, स्मृति स्तर पर शिक्षण के रूप में आएगी। अब है अवबोध स्तर का शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करके समझ विकसित होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, हाँ, कि आप लोगों को पहले ये चीज़ बता रही हूँ, फिर उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये अवबोध स्तर का शिक्षण, और ये सबसे परफेक्ट शिक्षण है। ठीक है, विमर्शी स्तर का शिक्षण। विमर्श बोला जाता है ना, वही विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होता है। आपका अपना सोच है कि आप उस पर क्या तर्क वितर्क करते हो। अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं को आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय
के इन तीनों स्तर पर विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। ये जो शिक्षण है, विमर्शीय स्तन का शिक्षण, ये सबसे ज़्यादा जो है इतिहासकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इतिहासकार अगर मान लिए बोला, जैसे मान लो हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो कोई बोले कि इसका जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ, तो वो उनका विमर्श था, वो उनका सोच था। किन्हीं ने बोला कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी। मतलब कि एक ऐसा आपके अंदर में एक इतना ज़्यादा विकास हो जाना कि आप समझ सको, आप अपना एक तर्क रख सको, एक विचार रख सको, तो वो क्या होगा, विमर्शीय स्तर का शिक्षण। अब है शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर, क्या है, शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर अगर शिक्षण को देखें तो क्या होगा, औपचारिक शिक्षण, ठीक है। शैक्षणिक आधार पर औपचारिक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के शिक्षण प्रणाली है। औपचारिक शिक्षण प्रणाली, ठीक है, फिर है अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली और निरौपचारिक शिक्षण। 3 प्रकार के हो गए। ये किस पे, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था पर आधारित है। औपचारिक शिक्षण क्या है, इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबंध नियम। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। जैसे कि मान लिए हम लोग अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें तो हमारे नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, सही बात है। अगर आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो, आपका अगर कॉलेज है तो वहाँ पे आपका नियम है कि आपको रेगुलर जाना, आप नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे। आपका एक सिलेबस, आपको उसके अंडर में ही पढ़ाई करना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको इस टाइम पे क्लास जाना है, आपका यूजी जो है आप 3 साल में कंप्लीट करोगे, पीजी 2 साल में, तो ये सारे नियम हैं और इसके अंडर में आपको रह के अपना पढ़ाई करना है और इसका बाद आपको डिग्री और व्यवसाय अर्जित होंगे, ठीक है। अब होगा अनौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः यह अनौपचारिक शिक्षण के विपरीत ये औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा मतलब कि अगर मान लिए आप अपने घर पे हो, आपके माता पिता आपको कुछ बता रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, मान लिया आपको सामाजिक ज्ञान है कि समाज के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, तो वो एक क्या अनौपचारिक शिक्षा है। भले ही उसके लिए कोई डिग्री आपके पास नहीं है। औपचारिक मतलब जिसको पढ़ के आप एक डिग्री हासिल कर रहे हो, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये औपचारिक शिक्षा में है। अनौपचारिक ज्ञान मतलब कि आपके पास ज्ञान है पर आपके पास उसका कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, पर आपको उस चीज़ का ज्ञान है। अब है निरौपचारिक शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती है। दोनों विशेषताएं होती हैं निरौपचारिक शिक्षण में, मतलब कि आपको डिग्री भी मिल सकती है या तो फिर आपको सिर्फ ज्ञान है, कोई डिग्री नहीं है। इसमें कुछ बाध्यताएं एवं कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित है, जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करना, ठीक है। जैसे औपचारिक शिक्षण की विशेषताएं सहित स्थान व समय से मुक्ति जैसी अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना। जैसे मान लिया अगर आप इग्नू से भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप उसमें पढ़ाई कर रहे हो बट आप उसके लिए बाध्य नहीं हो कि आपको कॉलेज जाना ही है, आपको इस टाइम में करना ही है, ठीक है, उसके लिए आप बाध्य नहीं हो, फिर भी आपको डिग्री भी मिल रही है उसमें, समझे। ये किस में आएगा, निरौपचारिक शिक्षण में आएगा। अब आते हैं उद्देश्यों पर आधारित, जो उद्देश्य पर आधारित शिक्षण है के प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 है इसमें भी। तो उद्देश्य पर आधारित शिक्षण, सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किए, जिसमें 3 रूप बताए उन्होंने। उद्देश्यों पर अगर आधारित हम लोग शिक्षा बोल सकते हैं तो कितने प्रकार के, 3। एक है ज्ञानात्मक शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य पर आधारित क्या है, शिक्षा का उद्देश्य पर आधारित, मतलब कि उसका क्या उद्देश्य हो सकता है उसके आधारित 3 है, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और ये है मनोज्ञात्मक शिक्षण। तो इसमें हम लोग देखते हैं ज्ञानात्मक शिक्षण।
इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। ठीक है, ज्ञानात्मक शिक्षण में कैसे होगा? 6 चरणों में हमें शिक्षण की पूर्ति होगी। सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आप उससे ज्ञान लेते हो शिक्षा से, फिर आप अवबोध करते हो, उससे समझते हो, फिर आप प्रयोग में उसे लाते हो, उस प्रैक्टिकल करते हो, फिर आपका उसमें विश्लेषण, उसकी विशेषताएं निकालते हो, फिर उसे संश्लेषण, आप उससे सीखते हो, समझते हो। ठीक है, उसे संश्लेषित करते हो अपने अंदर, फिर उससे आप एक मूल्यांकन निकालते हो जो आलोचनात्मक या अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, आप उसका मूल्यांकन निकालते हो। भावात्मक शिक्षण, ठीक है, इस शिक्षण का संबंध चरित्र के निर्माण से है। ठीक है, इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। इसमें भी क्या होती है? 6 चरण में हम लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे कि फर्स्ट में हुआ था वैसे ही। पहला है ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। सबसे पहले आप लोगों ने शिक्षा को क्या किया? ग्रहण किया भावनात्मक रूप से, फिर उस पर अनुक्रिया किया। अनुक्रिया मतलब कि खुद से के द्वारा किया हुआ क्रिया, मतलब कैसे समझा नहीं पा रही हूँ मैं, सॉरी। फिर अनुमूल्यन, आप उसका खुद से मूल्यन करते हो। फिर उसकी संकल्पना, आप उसके बारे में सोचते हो, एक कल्पना करते हो। फिर एक संगठन आप करते हो कि सबका मिश्रण करके आप एक संगठित करके आप उसको लाते हो। उसके बाद अंत में एक चरित्र का निर्माण करते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। ठीक है। मनोज्ञात्मक शिक्षण, इस शिक्षण के संबंध में मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। शिक्षण का विकास 6 चरणों में पूरा किया जाता है। उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। अंतिम चरण क्या है? आदत निर्माण। उद्दीपन आप करते हो, मतलब कि मनोज्ञात्मक यानी कि मस्तिष्क में सबसे पहले आप कोई चीज़ उत्पन्न हुआ। ठीक है। फिर कार्यकरण, आप कोई चीज़ आप लोगों ने सोचा, फिर उस पर आप लोगों ने कार्य किया। उसके बाद उसके के नियंत्रण पर कार्य किया कि इसे कैसे रोकना है। समायोजन किया, सब कुछ मिलाया सबका। फिर स्वाभाविकरण, उसके स्वभाव, व्यवहार आदि पे आप लोगों ने ध्यान दिया। और अंत में एक आदत का निर्माण हुआ, एक हैबिट का निर्माण हुआ। शिक्षण स्वरूप के आधार पर, ठीक है, स्वरूप के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार है? 3। वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक। वर्णनात्मक मतलब आप उसके बारे में लंबा चौड़ा कुछ वर्णन कर रहे हो। निदानात्मक मतलब आप उसको निदान कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो, उसको प्रूव कर रहे हो। उपचारात्मक मतलब कि ये निदानात्मक जैसा ही आप समझ सकते हो, लेकिन उपचारात्मक का थोड़ा उससे अलग हो सकता है। क्रियाओं के आधार पर अगर हम लोग शिक्षण को बांटते हैं कि क्रिया के आधार पर, तो सबसे पहले आप उसको प्रस्तुतिकरण करते हो। आप उसको मान लिए आपको कोई चीज़ लिखने के लिए मिला है, तो वो आप उसे लिख के लाए, प्रस्तुतिकरण में ही आता है ये। प्रदर्शन, बहुत सारे ऐसे शिक्षण प्रणाली है जिसमें हमें अपने प्रदर्शित किया जाता है अपने कार्यों को कि हाँ मैंने ये कार्य किया है। फिर क्रिया, एक्शन आप लेते हो कोई भी चीज़ के प्रति, आपका कोई भी कार्य के प्रति। अब हम लोग का ये प्रकार खत्म हो गया, अब शिक्षण के सिद्धांत आ गए। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग देखें तो जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? तो जेरोम ब्रूनर ने जो है वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक और जहाँ शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। सिद्धांत का, अगर शिक्षण के सिद्धांत का बोला जाए तो
इसका मतलब होता है कि उसके क्या होने चाहिए, कि क्या सिद्धांत होने चाहिए, मतलब कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी भी कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या होने चाहिए, एक जैसे जिससे एक और शिक्षा के परिणामों का अगर हम लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी की विशेषताओं का पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप केवल, जैसे कि एक और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले शिक्षा के क्या परिणाम है, और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थी में जो विशेषताएं हैं और इनके दोनों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करेंगे, और अंत में एक हम मूल्यांकन निकालेंगे, अधिगम का एक मूल्यांकन निकालेंगे। यही शिक्षण सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अब शिक्षण सिद्धांत का अगर हम लोग चरण देखें तो बहुत सारे चरण हैं। सबसे पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, स्तरानुकूल शिक्षण का सिद्धांत, सहचार्य का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब आप किसी की अभिप्रेरणा बन रहे हो, आप उसका आइडल बन रहे हो, इसका सिद्धांत। उद्देश्य आप क्या उद्देश्य अपना ले रहे हो, उसको निर्धारण करने का सिद्धांत। रुचि आपके किस में इंटरेस्ट है, उसका सिद्धांत। अभ्यास या फिर आप रिवीजन करते हो, उसका सिद्धांत। समन्वय बनाए रखना एक सिद्धांत है। मनोरंजन, आप क्या मनोरंजन के लिए अपना सिद्धांत के रूप में कैसे देखते हैं शिक्षण को, ये भी इसी में आता है। किस स्तर के जो आपका स्तर उसके अनुकूल आप शिक्षण को कैसे लेते हैं, वो भी एक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। साहचर्य का सिद्धांत। शिक्षण के सूत्र, क्या है शिक्षण के सूत्र? शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी, अगर आप अपना संप्रेषण बनाना चाहते हैं तो शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण का जो सूत्र है वो शिक्षक पर आधारित होते हैं, और शिक्षण सूत्र का निम्न रूपों में समझा जा सकता है। जो एक शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए वो शिक्षण सूत्र के रूप में हम लोग जानते हैं, और वो कौन कौन से गुण होते हैं उन्हें हम देखते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए एक शिक्षक में। पूर्ण से अंश की ओर, यह शिक्षण सूत्र विषय वस्तु से संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद ही उसके अंशों पर शिक्षण को स्वीकार करता है। पूर्ण से अंश की ओर यानी कि अगर मान लिए कोई भी शिक्षक है, ठीक है, शिक्षण अगर कोई भी शिक्षण दे रहा है तो शिक्षण के सूत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो संपूर्ण जो आधारभूत जो जानकारी है, ठीक है, सबसे पहले आप उसको आप दे लो, आप उसको समझा लो, बताओ, उसके बाद आप जो अलग अन्य चीज़ है उस पे ध्यान दो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो आप समझा रहे हो, आप जो बता रहे हो वो आप छोड़ दो, आप बस एक अपना फॉलो करो कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, ना कि आप कुछ और पे ध्यान दो कि हाँ ये समझाना बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है, आधारभूत जानकारी देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप फालतू का बकवास करो, ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के लिए स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों से अधिगम करवाने पर जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, उस टाइम में आप अपने अगल बगल जो स्थानीय वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके थ्रू भी आप उसको बच्चे को जानकारी दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब है स्थूल स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल देता है। मतलब कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने का बल, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को या विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो तो ये ध्यान देना,
ठीक है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप एक छोटे से चीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हो, आप हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए जा रहे हो, ऐसा ना हो कि कुछ छूटे। फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आप कोई भी विषय वस्तु को अगर बता रहे हो, करवाया जा रहा है, उसके बाद आप उसको एक प्रैक्टिकल या सामूहिक अधिगम करवाने पर भी बल दो, ना कि आप उसे केवल करके छोड़ दो, ताकि बच्चे को एक प्रैक्टिकल आप दो ताकि उसके वो दिमाग में रहे, वो उस चीज़ को समझे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसको पहले आप जो जो भी कुछ हो सके उसके ज्ञान के बढ़ोतरी के लिए आप उस पर पहले ध्यान दो कि वो क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ हो सकती हैं उसके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सरल से जटिल कठिन की ओर, सबसे पहले आप एकदम सरल से सरल चीज़ को पकड़ो, अगर देखा जाए तो पूरा का यही होगा। सबसे सरल आप नॉर्मल चीज़ को पकड़ो, उससे आप आगे कठोर चीज़ में या कठिन चीज़ में कठिन विषय वस्तु की ओर बढ़ते जाओ और समझाते जाओ। शिक्षण की अवस्थाएं, तो शिक्षण की अवस्थाएं अगर हम लोग देखते हैं तो फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है, ये सही है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत इनके 3 सोपान हैं। जैसे कि अगर आप शिक्षण की अवस्थाएं या क्रियाएं देखें तो ये 3 प्रकार की होती है, जो कि शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये कौन कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है वो सीखते हैं? पूर्व तत्परता की अवस्था, अंतः प्रक्रिया की अवस्था और अंत में तत्परता के बाद की अवस्था। तो चलिए हम देखते हैं किन किन माध्यमों से शिक्षण की अवस्थाएं गुजरती है। तो शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। अगर पूर्व तत्परता अवस्था में देखा जाए, प्री एक्टिव फेज में, तो इसमें सबसे पहले हम इस अवस्था में शिक्षण का जो कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। जैसे कि शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि क्या क्या उद्देश्य है उसको निर्धारित किया जाता है, पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्धारण किया जाता है, शिक्षण विधियों का नियोजन किया जाता है, क्या क्या आप विधियों का के द्वारा बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को समझाओगे, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, विषय किसी विशेष विषय वस्तु या पाठ्यक्रम जो है उसका प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना, क्या क्या आपको उसके लिए युक्ति चाहिए कि बच्चे समझ सके, मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। ठीक है। फिर अंतः प्रक्रिया अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था जो है वो है सेकेंड अवस्था सीखने या सिखाने का। तो फिर इसमें आता है शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियों प्रत्यक्ष शिक्षक या विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती है। यह प्रत्यक्ष रूप जो अंतःक्रिया प्रक्रिया है, यह बच्चे और टीचर के बीच के होने वाले संवाद या बात के माध्यम से पढ़ाई के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। वे सभी इसी अवस्था का अंग होती है। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद है, जैसे कि विद्यार्थियों का निदान, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, अगर मान लिया टीचर कुछ बता रहे तो उसके बदले में बच्चे कुछ प्रतिक्रिया दिए, उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार, मतलब कि आप कोई चीज़ का चयन कर रहे हो फिर उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। इसके बाद आप युक्तियों यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हो, उसका विस्तार कर रहे हो, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। ठीक है। फिर अंत में तीसरा तत्परता के बाद की अवस्था। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया है, यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं। जैसे कि तत्परता के बाद की अवस्था अगर हम देखें तो इस अवस्था में इसका मतलब है कि मूल्यांकन, अंत में जब हम कोई चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो वही तत्परता के बाद की अवस्था है। ठीक है। मूल्यांकन अगर यदि किसी भी शिक्षण में नहीं रहेगा तो ये उद्देश्य पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये इससे हम लोग किसी हद मतलब इस कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया हम
कि उससे क्या हमें प्राप्त हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये हमें मूल्यांकन से ही पता चलता है। इसमें जो जो चीज़ निहित है वो हम देखते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, और मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न विधियों विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। जैसे कि अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति होती है कि क्या हमारे उद्देश्य था, क्या प्राप्ति हुई, समुचित मूल्यांकन विधियों का चयन, फिर शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं, क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में क्या जानकारी मिली है। अब है अभिप्रेरणा की शक्तियाँ, ठीक है, अभिप्रेरणा की शक्तियाँ यानी अगर शिक्षण हम देखते हैं तो उसमें अभिप्रेरणा की क्या शक्ति है। तो या अभिप्रेरणा हम बोलते हैं ना, वो हमारे आइडल हैं, मोटिवेशन हमें उनसे मिलता है। तो इसको आप शिक्षण के रूप में देखो कि शिक्षण के रूप में इसका क्या कार्य है अभिप्रेरणा। जब हम अभिप्रेरणा की शक्तियों को देखते हैं या मैंने जैसे बताया, तो ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा ही होता है। अगर आप किसी का आइडल बनते हो तो वो उस व्यक्ति के जीवन में मतलब परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होता है। जैसे कि अगर किसी के गांधी जी अगर किसी की अभिप्रेरणा है या आइडल है तो वो उसके शिक्षण में बहुत बड़े एक स्थायित्व लाने में सहायक के रूप में देख सकते हैं। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम या सीखना संभव नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। जैसे हमारे बहुत सारे टीचर जो होते हैं, आप याद करो कि वो आपसे एक ऐसा मोटिवेशन, आपसे एक ऐसा स्थायित्व, अपना एक ऐसा व्यवहार बना के रखेंगे कि आप उनके साथ सीखने के लिए या पढ़ने के लिए तत्पर रहोगे हमेशा। अभिप्रेरणा के दो रूप हो सकते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी हैं। बाह्य अभिप्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन और आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन। जैसे कि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य अभिप्रेरणा प्रभावी होता है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह जो बाह्य एवं आंतरिक है, दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं कार्य करती है। व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की भूमिका भी प्रभावी सिद्ध होती है। अतः शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ अपने उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध भी हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ में अगर हमारा बहुत अच्छा से बातचीत है, बहुत अच्छा एक व्यवहार है, तो उनके साथ में आपका ये जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा काम करता है उनके साथ में। लेकिन अगर आप बड़े कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा रहे हो या उनके साथ में आपका कनेक्शन है, तो वहाँ पे आपका बाह्य के साथ साथ आंतरिक जो आपका अभिप्रेरणा है वो भी दोनों होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए शिक्षण कार्य कराते समय आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। एक मतलब अगर आप साइकोलॉजी के अनुसार अगर देखो तो आंतरिक जो भी प्रेरणा होती है, आंतरिक अगर अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो तो वो बाह्य जो आपका मोटिवेशनल चीज़ है उससे ज़्यादा प्रभावी कार्य करता है, आपको ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जो इंटरनल जो आपका मोटिवेशनल है वो आपको हमेशा के लिए बदलने का एक जुनून आप में लाता है, ठीक है। इसलिए जब शिक्षण का कार्य अगर आप कोई टीचर करवा रहा है तो वो बाह्य जो अभिप्रेरणा उससे ज़्यादा बल हम लोग को आंतरिक अभिप्रेरणा पर देना चाहिए। अभिप्रेरणा का जो शैक्षिक महत्व है, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व में क्या है, तो अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अधिगम के लिए प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या है, तो अधिगम मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहन, फिर व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी, अधिकाधिक ज्ञान अर्जन के लिए भी प्रेरणा महत्व रखता है, अनुशासन विकसित करने के लिए, मार्गदर्शन हेतु, सामाजिक व चारित्रिक गुणों का विकास के लिए भी, उच्च आकांक्षा हेतु, आपकी जो उच्च आकांक्षा है, जो आपकी जो भी कामना है उसके लिए, फिर
अधिगम की परिस्थितियाँ, मतलब कि सीखने का जो परिस्थिति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी है। जैसे मान लिया अगर हम लोग टीचिंग जब कर रहे हैं या लर्निंग कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ जो है उस वो ज़्यादा उपयोगी हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम की निम्न 8 दशाओं और भेदों के बारे में बताया है। मतलब ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन थे जिन्होंने जिनकी पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, तो ये रॉबर्ट गेने की पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, और इसमें इन्होंने अधिगम या सीखने के 8 प्रकार के या भेद के बारे में बताया है। ये दशाएं क्या है, कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता है। जैसे कि मान लिया अगर आप हम लोग बचपन से में सीखते थे प्लस, मतलब कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, तो हम लोगों को हमारे टीचर सबसे पहले तो 2 अंकों का देते थे, फिर 4, फिर 6, इस तरह से बड़े मतलब छोटे से बड़े ऊपर जाते थे। हम लोग पहले सबसे जो नॉर्मल है उसको सीखते थे, फिर उससे आगे उससे बड़े लेवल का सीखते थे। वही चीज़ इसमें बताया गया है कि रॉबर्ट जो गेने हैं उनके अनुसार लर्निंग के जो है सीखने के 8 दशाएं हैं, जिसमें से कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई है, जो कि ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता है। ऊपर से नीचे यानी सब, जैसे कि हम लोग सीखते थे छोटा से बड़ा ना, पर यहाँ पे आपको बड़ा से छोटा की ओर जाना है। जैसे कि ये 8 जो है दशाएं इस प्रकार है। संकेत अधिगम, मतलब सिग्नल संकेत से सीखने का, तो यह क्या है, यह पावलोव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एवं संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। ठीक है, संकेत मतलब कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मान लिए कि आप प्लस माइनस ही देखो। ठीक है, तो वो एक संकेत के रूप में आता है। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि हाँ इसका मतलब ये है, इस संकेत के अनुसार हम लोगों को कार्य करना है। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो यह थार्नडाइक के संबंधवाद तथा स्नीकर के सक्रिय अधिगम का रूप है। गेने ने इस अधिगम के अंतर्गत थार्नडाइक के प्रयास एवं भूल अधिगम का तथा स्नीकर के कार्य अनुबंध अधिगम को रखा है। ये इनके द्वारा दिए गए 2 मतलब सीखने के 2 तरीके हैं, जिसको गेने ने भी अपने पुस्तक में बताया हुआ है, या आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती है। जैसे श्रृंखला हम लोग जान ही रहे, एक चेन के जैसा, ये फिर पहले एक, फिर उस पे एक, फिर दूसरा, इस तरह से चेन जैसा आप बन जाए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इसको सीखने के वे में लेते हैं, तो इसमें 2 या 2 से अधिक जो क्रियाएं हैं वो आपसी मतलब एक दूसरे पे समन्वय बना के आपसी और एक श्रृंखला का निर्माण करती है, जो हम लोग हमारे सीखने में मदद करते हैं। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, मतलब यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि। ठीक है, ये तो हम लोग नॉर्मली समझ सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। आप कोई कहानी किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सब जो आप जिसमें शब्द का उपयोग हो रहे हो, वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम हो गया। अब विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाते हैं। एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में विभेद करने की क्षमता आ जाती है और बच्चा विभेदी उद्दीपन के अनुरूप अनुक्रिया करने में समर्थ हो जाता है।
जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है। इसमें भी समझाने जैसा कुछ नहीं है कि इसमें बस देखना है आप लोग, जैसे कि मैं रख दूँ यहाँ बच्चों के सामने, देख के आपको बताना है, विभेदन करना है। जैसे मैं बोलूँ कि ये पेन है, ये बुक है, तो बच्चा बताएगा कि हाँ ये पेन है तो ये बुक है। उसको मतलब आप विभेद करना सिखाओ कि हाँ ये सब में अंतर है। संप्रत्यय अधिगम, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सर्वप्रथम कैलेंडर ने इसका उल्लेख किया। मतलब मैं समझा दी, जैसे मान लिया आप किसी किसी को सिखा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे किसी व्यक्ति जो जो अधिगम व्यक्ति में, ठीक है, जो व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना, कोई भी एक वस्तु, जैसे मान लीजिए पेन है या कोई एक घटना हुआ, कुछ भी आप घटना ले लो, कोई अपना दिमाग में सोचो, कि वर्ग में अनुक्रिया करना संभव बनाता है। ठीक है, उनके बीच में मतलब कि उसमें फर्क है, उसमें अलग है। जैसे मान लिए ये कोई वस्तु है और वो कोई घटना हुई थी, जैसे कल मैं वहाँ गया था, तो उन लोगों के बीच के जो अनुक्रिया का है उसको संभव बनाना संप्रत्यय अधिगम कहलाते हैं। आप दो अलग अलग घटनाओं के बारे में आप अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, तो ये संप्रत्यय अधिगम है। नियम अधिगम क्या है? नियम अधिगम, नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में दो या अधिक संप्रत्ययों का श्रृंखलाबद्ध किया जाता है जिसमें एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है बट आप इसको समझो। जैसे मान लिया यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि दो घटनाओं को हम लोगों ने लिया, अब उसी तरह के कई घटनाओं को आप लो, दो से अधिक, बहुत लंबा चौड़ा, और उससे आप एक चेन बनाओ। ठीक है, तो वो जो चेन बना वो नियम अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, ये कितना कितना मतलब लंबा इसमें प्रोसेस है। आप सोचो कि हमारे पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिससे आप कोई भी वस्तु नीचे ही और आकर्षित होती है उस शक्ति से। तो ये एक लंबा चेन है, पृथ्वी है, फिर ऊपर की वस्तुएं हैं, वो फिर उसको इधर खींचती है अपनी ओर और फिर खुद में ही समाहित करती है। उसके बाद अंत में है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान नाम से ही प्रूफ हो रहा है। समस्या समाधान अधिगम में नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है। आप इसमें सिंपल सा है, इसमें आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे बात किया जाता है, उस टाइप का सीखने का चीज़ इसमें बताया जाता है। कैसे आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हो, उसका आप मूल्यांकन निकाल, मतलब अंत में इसमें सॉल्यूशन पे डिपेंडेड है। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सही बात है, शिक्षक अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहता है और शिक्षार्थी अपने शिक्षक से सीखना चाहते हैं। अब है शिक्षण। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता को केंद्र बिंदु अधिगम है। शिक्षण क्या है? आधारभूत आवश्यकता क्या? केंद्र बिंदु अधिगम है। शिक्षण प्रक्रिया जब तक अपूर्ण रहेगी, शिक्षण प्रक्रिया अगर अपूर्ण रहेगी तो क्या होगा? अधिगम होगा ही नहीं। सही बात है। इस तथ्य को रायबर्न ने भी रेखांकित किया है। उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। ये याद रखना है, रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। अधिगम का उद्देश्य, जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने देखा था कि शिक्षक, विद्यार्थी या शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे अधिगम का अनुभव और अधिगम का मूल्यांकन, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का एक रेखांकित किया गया है और इसको याद रखना है। ये आएगा आप लोगों को, ये जरूर आता है इस टाइप का कि आप इसको इस टाइप का चित्र बना रहेगा और बताया, तीनों को लिखा रहेगा कि कौन कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप उस चीज़ को, सही चीज़ का मिलान कीजिए, सही कौन सा है उसको बताइए। तो इसको याद रखना है ये ड्राइंग को।
अब है शिक्षण के चर। शिक्षण के चर। तो शिक्षण के निम्नलिखित 3 चर हैं। कौन है? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ये हम लोग शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी परतंत्र चर है और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर है। स्वतंत्र मतलब जिसपे कोई भी तरह का आप क्या बोलते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो खुद पे डिपेंड है। जैसे शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है, जो कि सही है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। बिना शिक्षक का कौन बच्चा पढ़ सकता है? विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। हो गया। अब विद्यार्थी परतंत्र चर होता है। ये आएगा कि विद्यार्थी क्या है, शिक्षार्थी का मतलब शिक्षक क्या है, ये सब आएगा। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है या मध्यस्थ का काम करता है। विद्यार्थी क्या है? मध्यस्थ का कार्य करता है। पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर। पाठ्यक्रम क्या है? हस्तक्षेप चर। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है और क्या सिखाना है, इन सभी बातों का निर्धारण पाठ्यक्रम से ही होता है। सिलेबस का बात कर रहा है यहाँ पे। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। सही बात है। जब हमारा सिलेबस नहीं रहेगा तो हम लोग जानेंगे क्या, हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है। अब स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सब याद रखना है। शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग सीखना या अधिगम की उत्पत्ति होती है। बार्टन है, इन्होंने शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अधिगम के मध्य संबंधों को बताया है। बार्टन के अनुसार शिक्षण प्लस अधिगम इक्वल टू शिक्षा प्रभावशाली होगी। जब शिक्षण और अधिगम होगा तो शिक्षा क्या होगी? प्रभावशाली होगी। ये बार्टन का कहना है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके। सही बात है। इसके कई उद्देश्य हैं और इसमें जो शिक्षार्थी उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब है शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन। शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उसका प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जाना चाहिए। शिक्षण में मनोविज्ञान तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग। शिक्षण में क्या है? साइकोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए बच्चों को समझने के लिए। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जैसे बच्चे हैं छोटे तो उनको बताना कि क्या बॉल है, क्या चेयर है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा मतलब आम है, मतलब आप उसको चित्र के माध्यम से बताओगे तो ये बहुत अच्छा होगा, उनको सीखने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। अब है गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु कहा है। गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्न शक्तियों से है। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां, ज्ञानात्मक शक्तियां। गेज को याद रखना है। इन्होंने 3 बात बोली है शिक्षा के बारे में कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्ति है क्या? तो शिक्षण, और शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां हैं, ज्ञानात्मक शक्तियां हैं। शिक्षण के बारे में इन्होंने कहा। शिक्षण के कार्य, ये अंतिम टॉपिक है शिक्षण का। इसके बाद हम लोग शिक्षार्थी पे आएंगे। आज का ये पहला जो टॉपिक है अब बस 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है। अब 5 टॉपिक और रहेंगे। 5 टॉपिक फिर 5 वीडियो में कंप्लीट, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और ये पहला वीडियो अब ख़त्म ही होने वाला है। अब शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये स्वतंत्र चर होते हैं शिक्षक और परतंत्र चर होते हैं शिक्षार्थी। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इन चरों के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। यही लोग दोनों मिलकर जो है शिक्षण के कार्य को करते हैं, जो कि ये कार्य 3 प्रकार के हैं। एक निदानात्मक कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य और तीसरा मूल्यांकन कार्य। तो निदानात्मक कार्य में इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को न सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है
इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ना मतलब एक विद्यार्थी जो है उसका पूरा उसको समझो कि स्कैन किया जाता है, उसको देखा जाता है कि ये अगर कुछ नहीं सीख रहा है तो क्या रीज़न है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ना सीखने पता लगा। साथ ही शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। आप सिर्फ कमजोरी नहीं जानोगे, उसको दूर करने के उपाय भी निकालोगे। इसके लिए जो शिक्षक है वो क्या क्या कार्य करते हैं और क्या कार्य करना चाहिए वो ये है। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, ठीक है, उसका क्या व्यवहार है उसको निर्धारण करना। शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना कि आपके शिक्षण में तो कहीं कोई कमी नहीं है और है तो उसे कैसे दूर करो। फिर है अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका सिलेबस को अच्छे से विश्लेषण करो, देखो। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नता संबंधी सूचना का संकलन करना। अगर विद्यार्थी का अपना व्यक्तिगत कोई मामला है या कुछ बातें हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी रखो, उसका संकलन करो। शिक्षण संबंधी समस्या का विश्लेषण करना। शिक्षण संबंधी क्या समस्या हो सकती है जिसके कारण वो सीख नहीं पा रहा है या पा रही है, तो उस पर भी ध्यान देना। उपचारात्मक कार्य, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक दो बातों का पर विशेष रूप से ध्यान देता है: शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना और पृष्ठपोषण प्रतिनिधियों की समुचित व्यवस्था करना। ये पूरा मतलब हम लोग जिस टाइप का पढ़ाई की है, जैसे टीचर और बच्चे, टीचर अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे पूछे और उसका दोनों एक दूसरा के साथ में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल करके बच्चों को बताया जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। उसके लिए जो युक्तियाँ हैं उसको भी उपयोग में लाया जाए। युक्तियाँ मतलब कि मान लिए कि आप बोलते हो ना पाई चाप या फिर स्केल, तो इन सब चीज़ का उपयोग करके आप उसको, जैसे मैथ में अगर आप करो तो कोई दिक्कत हो रहा है तो बच्चे को ला के आप उसको सामने सिखा के उस चीज़ को समाप्त करो, ख़त्म करो। मूल्यांकन कार्य, इवेल्युएशन। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, अतः यह शिक्षण का आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि आप जब सब कुछ हो गया है तो बच्चों का शिक्षण में लास्ट में आप मूल्यांकन जो है वो मेन है, और तभी आपको पता चलता है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं या आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। ये आपके मूल्यांकन कार्य से ही अंत में पता चलता है। और यह जो है शिक्षण का आधार का एक मतलब मेन घटक है शिक्षण का, कौन? मूल्यांकन। और ये शिक्षण का टॉपिक यहीं पे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्येता की विशेषताएं या जो स्टूडेंट है, एक शिक्षार्थी है। अब शिक्षण हो गया, अब हम लोग शिक्षार्थी के बारे में देखते हैं और शिक्षक के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हो गया ये वीडियो ख़त्म। अब हम लोग और 5 वीडियो देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, बस। थैंक यू सो मच।